हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी बाबा चैनल। पीसीबी बाबा चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका में स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास, जिसे कॉन्सुलेट जनरल भी कहते हैं, ने भारत में कोविड-19 के बाद से पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ साझेदारी की है? ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में भारत का जो महावाणिज्य दूतावास है वह कहाँ पर है? वह है जोहान्सबर्ग में। कहाँ पर है दोस्तों? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में है भारत का महावाणिज्य दूतावास। और भारत की महावाणिज्य दूत कौन है? भारत की महावाणिज्य दूत है अंजू रंजन। तो भारत के महावाणिज्य दूत है अंजू रंजन और महावाणिज्य दूतावास कहाँ पर है? जोहान्सबर्ग में है। और यहाँ पे क्या किया गया है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे देशों के बीच में साझेदारी की गई है, दक्षिण अफ्रीका और भारत के उत्तर प्रदेश के बीच में। तो ये पर्यटन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और इन दोनों के बीच में जो साझेदारी हुई है उसका एक शीर्षक भी है जो आपको याद रखना है, वह है पोस्ट कोविड टूरिज्म इन इंडिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो हैं वह हैं सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है वह है रैंड, RAND, रैंड। तो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वह है दोस्तों रैंड। और इसके अलावा कुछ और जो चीज़ें हमें जाननी है वह जो है वह है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है वो है केप टाउन। वैसे तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, प्रिटोरिया, ब्लूमफोंटेन और केप टाउन, लेकिन आप केप टाउन याद रखें तो भी चलेगा। तो हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए क्या लिखा है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जिसे कहते हैं जीका, JICA, भारत को किस मेट्रो लाइन के लिए दूसरे चरण के विकास के लिए 3,717 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगी? तो यहाँ पर यह बोला गया है कि जीका जो है एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है जो भारत में मेट्रो लाइन बिछाने के लिए 3,717 करोड़ रुपए का ऋण दे रही है। तो वह किसे दे रही है? तो यहाँ पे ऑप्शन में 4 हैं, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो इसमें से सही आंसर जो है वो है बेंगलुरु। देखिए, जापान जो है, जापान ने भारत को 233 बिलियन येन का ऋण देने का वादा किया है। तो ये 233 बिलियन येन कितना होता है? वो होता है लगभग 1.5 अरब। कितना होता है दोस्तों? 1.5 अरब। अब देखिए, ये जो 1.5 अरब है, इस 1.5 अरब में से 3,717 करोड़ रुपए वो मेट्रो लाइन बिछाएगी। कहाँ पे? बेंगलुरु में। उसके अलावा वह जो है एक और जगह पे मेट्रो लाइन बिछाने वाली है और वह है दिल्ली में भी ये क्या करेगी? मेट्रो लाइन बिछाएगी। और उसके अलावा बाकी बचे हुए पैसे वो क्या करने वाली है? वह खर्च करने वाली है अंडमान निकोबार पे। अंडमान निकोबार जो कि 572 ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक आइलैंड है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में ये क्या करेगी? उनके सड़कों के मरम्मत में या फिर जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या फिर जो वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है उनके वहाँ के पूरी चीज़ों को सुधारेगी अच्छे से। इसमें भी वो पैसा खर्च करेगी 233 बिलियन में से। और उसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश के फसलों के विविधीकरण के हेतु के लिए भी वह खर्चा करने वाली है। और लास्ट पॉइंट, जो राजस्थान के बाड़मेर और झुंझुनू है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको एक रोग होता है जिसको कहते हैं फ्लोरोसिस के कारण क्या होता है? वहाँ के जो लोग हैं उनके दाग में, उनके जो दांत हैं उनमें दाग धब्बे, हड्डियों का टेढ़ापन और तथा गठिया रोग हो जाता है। तो उसकी उपचार हेतु भी जापान पैसे खर्च करने वाला है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखें। इसमें देखिए सिर्फ बेंगलुरु दिया है, अगर दिल्ली भी होता तो बेंगलुरु और दिल्ली दोनों होते। तो यहाँ पे बेंगलुरु सही है, आंसर सी। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है एक फ़ोटो भी है जो भारत में जापान के राजदूत हैं। भारत में जो जापान के राजदूत हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है सतोशी सुजुकी। क्या नाम है दोस्तों? सतोशी सुजुकी। और यहाँ पर जो फोटो दिख रहा है वो वही व्यक्ति हैं, भारत में जापान के राजदूत हैं। आगे चलते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और नागालैंड। तो इसमें से सही आंसर जो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो CM है पेमा खंडू, इन्होंने देखो अपना प्रदेश का अभियान लॉन्च किया है। और इन्होंने बोला है कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वह बहुत ही ज़्यादा भव्य है और सच में बहुत ज़्यादा भव्य है। और इसी के लिए उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश नामक अभियान शुरू किया है।
तो ये इसका जो सही आंसर है वह है ए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पे लिखा है कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एसएस मीट 2021 का आयोजन करने वाला है, मतलब 21 में आयोजन करने वाला है इसका। तो वह जो है कौन है इन चारों विकल्प में से? वह है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान जो है एसएस मीट वायुसेना अभ्यास बहुत सारे देशों के साथ में करने वाला है। तो इसमें देश कौन से हैं? वे देश निम्नलिखित हैं, नीचे लिखे हुए हैं। सऊदी अरब, अमेरिका, इराक, पाकिस्तान तो उसमें शामिल है ही, और इसके अलावा फिलीपींस। तो यहाँ पर पाकिस्तान को पकड़ के टोटल 5 देश है जो वायुसेना अभ्यास करने वाले हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस मंत्री सम्मेलन का किस संस्करण में हिस्सा लिया है? देखिए पहली बात, हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस में किसने भाग लिया? तो वो भाग लिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और कहाँ पे ये सम्मेलन हो रहा है? वो हो रहा है तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। और एक कितवा संस्करण है? तो ये है 9वां संस्करण। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वह है 9वां। तो और हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन जो है ये किस लिए हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है दोस्तों ये हो रहा है एक स्थिर और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के लिए सुरक्षा और सहयोग के लिए। तो अफगानिस्तान के सुरक्षा और सहयोग के लिए एक स्थिर और शांतिपूर्ण सम्मेलन हो रहा है ये दुशांबे में, हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस का 9वां संस्करण। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? यस बैंक निम्न में से किसका समर्थन करने के लिए यस एसेंस प्लस लॉन्च करने जा रही है? यस एसेस प्लान्स है क्या? देखिए यस एसेस प्लान्स का जो लॉन्चिंग हुआ था वो हुआ था 8 मार्च को। कब हुआ था फ्रेंड्स? 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या होता है? एक दिवस होता है, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो 8 मार्च को ये हुआ था। और ये जो यस एसेस प्लस लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह यही था कि यह पूरी तरह से जो प्लान है यह पूरी तरह से औरतों के लिए है, स्त्रियों के लिए है। इसमें क्या किया गया है? इसमें अलग अलग श्रेणी में काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके लिए यस बैंक ने अलग अलग तरह की सुविधाएं दी हैं। कौन कौन सी अलग श्रेणी की काम करने वाली महिलाएं होती हैं? जैसे घर में कामकाज करने वाली महिलाएं, उसके अलावा सैलरीड प्रोफेशनल जो दफ्तर में काम करने वाली महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं उद्यमी भी हैं, उसके अलावा कुछ महिलाएं जो सीनियर सिटीज़न हो गई हैं, उन सब के लिए अलग अलग जो है इन्होंने सुविधाएँ रखी हैं अपने बैंक में, अलग अलग प्लान रखे हैं सभी अलग अलग श्रेणी के औरतों के लिए। तो यही है यस एसेंस प्लान्स। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में पूछा गया है कि यस एसेंस प्लान्स जो लॉन्च हो रहा है वो किसका समर्थन करती है, तो इसमें से लिखा है किसानों के लिए, मिलियनियल्स के लिए, या फिर महिला उद्यमी के लिए, या फिर फुटपाथ विक्रेता के लिए। तो यहाँ पर पूरी तरह से महिला के लिए है। तो यहाँ पर आंसर भी क्या रहेगा? सी रहेगा। तो कौन सा आंसर सही है दोस्तों? सी वाला आंसर सही है। यस बैंक के चेयरमैन कौन है दोस्तों? यस बैंक के चेयरमैन है प्रशांत कुमार, और इनका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दोस्तों क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में? सांभर सॉल्ट लेक जो हाल ही में खबरों में था, ये किस राज्य में स्थित है? पहली बात, सांभर सॉल्ट लेक जो है वह राजस्थान के जयपुर के पास में स्थित है। सांभर सॉल्ट लेक जो है ये इससे पहले भी खबरों में आया हुआ था। क्यों? क्योंकि सांभर सॉल्ट लेक जो है वहाँ पर नवंबर आते ही, कौन सा फ्रेंड्स? नवंबर आते ही, नवंबर जब आ जाता है तो उस वक्त क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत दूर दूर से विदेशों से पक्षी यहाँ पर आते हैं। जैसे फ्लेमिंगो पक्षी और भी बहुत सारे पक्षी जो हैं साइबेरिया से, यूरोप से, उत्तर एशिया से, हमारा भारत दक्षिण एशिया में पड़ता है तो उत्तर एशिया से जो है बहुत सारे पक्षी इस सांभर सॉल्ट लेक जो कि राजस्थान के जयपुर के पास में वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं, सहवास करते हैं और कई सारे छोटे बच्चों को जन्म भी देते हैं। और इसके अलावा यह उनका आवास भी होता है कुछ महीनों के लिए। तो हुआ क्या था दोस्तों, सांभर सॉल्ट लेक में जो पंछी थे एकाएक 8000 पंछी अचानक से मर गए थे। तो बाद में क्या किया गया, इनको चेकअप जो मर गए थे उनमें इसमें ढूंढा गया कि आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से लोग मरे। तो बाद में क्या पता चला कि जो पंछी मरे थे उसका कारण कौन था? एक बैक्टीरिया था। कौन था फ्रेंड्स? बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? उस बैक्टीरिया का नाम था क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ये क्या करता है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम? ये डायरेक्टली जो पंछी होते हैं उनके नर्वस सिस्टम पे क्या करता है? असर डालता है, जिसकी वजह से पहले तो क्या करते हैं
चलना फिरना बंद कर देते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, बाद में शरीर में सुस्ती छाती और आराम से मर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण नर्वस सिस्टम क्या होता है, वे काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे, और जिसकी वजह से पंछियों की मौत हो जाती है। तो इसी के कारण क्या किया जा रहा है, जो सांभर सॉल्ट लेक है वहाँ पर जो अधिकारी है वहाँ के राजस्थान के, वे क्या कर रहे हैं, वहाँ पर बार बार आके चेक कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, और वहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे सांभर सॉल्ट लेक का इंक्रोचमेंट भी हो रहा है। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है, अतिक्रमण होता है। जो मनुष्य होता है वो धीरे धीरे उनकी आबादी बढ़ रही है, तो सांभर सॉल्ट लेक का जो एरिया है उसको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो उसी के लिए, उस सांभर सॉल्ट लेक को बचाने के लिए वहाँ पर वे क्या कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो लेवल पर आकर उसको बचा रहे हैं। तो सांभर सॉल्ट लेक जो है एक प्रकार से हमारा क्या है, ये हमारा रामसर साइट भी है राजस्थान का। राजस्थान का क्या है फ्रेंड्स, रामसर साइट है, जो कि एक वेटलैंड आर्द्र भूमि में यह सांभर सॉल्ट लेक बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। सांभर सॉल्ट लेक जो है इस बात से भी बहुत मशहूर है कि ये भारत का सबसे खारे पानी की झील है। आपको बता दूं, राजस्थान में जितना भी नमक पूरे जगह पे जाता है वह सांभर झील से ही निकल के जाता है। तो सांभर लेक आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सांभर सॉल्ट लेक जो है हाल ही में खबरों में था, और एक किस राज्य में है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन जो है वो होगा राजस्थान। तो हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा है, उड़ीसा ने 1 अप्रैल 2021 को अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया। पहली बात फ्रेंड्स, उड़ीसा जो है जब अंग्रेजों का समय था उस वक्त तो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। बंगाल प्रेसिडेंसी कहाँ पर है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए है। बंगाल प्रेसिडेंसी में आज के समय में 3 राज्य आते हैं। कौन कौन से, पहला तो है वेस्ट बंगाल, दूसरा है बिहार और तीसरा जो है वो था उड़ीसा। याद रखिए आज के समय में इसको ओडिशा कहा जाता है, उस समय में उड़ीसा कहा जाता था, वहाँ पे ओ की जगह पे ऊ लगता था। तो क्या हो गया जब बंगाल का विभाजन शुरू हुआ, विभाजन किसने किया था, कर्जन ने। देखिए कर्जन का नाम आप आराम से याद कर सकते हैं, विभाजन कर्जन। तो विभाजन जो है उसमें भी जन आता है और कर्जन में भी जन आता है। तो ये एक पॉइंट है याद करने का। तो बंगाल विभाजन कराया गया था 1905 से 1912 के बीच में, जो है लॉर्ड कर्जन जो है 1905 से 1912 के बीच में थे, जिन्होंने बंगाल का विभाजन करवाया। और बंगाल के विभाजन के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा क्या हो गया, अस्तित्व में आया, और उड़ीसा क्या हो गया, एक अलग बंगाल प्रेसिडेंसी से निकलकर नया राज्य बना। तो ये जो है इसी के कारण 1 अप्रैल 1936 से उन्होंने एक दिवस मनाना शुरू किया जिसको कहा जाता है उत्कल दिवस, या फिर उसे कहते हैं उड़ीसा दिवस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उड़ीसा दिवस। तो जब ये अलग राज्य बना तो उड़ीसा से ओडिशा बन गया। तो ये जो उड़ीसा दिवस है ये 1 अप्रैल 1936 से मनाया जा रहा है। और आज अगर फ्रेंड्स आप डेट को देखें तो 36 64 कितना हो जाता है, 100, और 100 64 उधर, और यहाँ पर 2021, तो दोनों को अगर पकड़ ले तो टोटल हो जाता है 85। तो 25वां ये 85 85 मतलब 85th इन्होंने अपना राज्य दिवस इस बार मनाया है। तो यहाँ पर उड़ीसा से रिलेटेड कुछ बातें थी, याद रखिएगा। जो 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है उस उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की। केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री हमारे जो हैं मनसुख मांडविया ने सूरत के हजीरा पोर्ट से निम्नलिखित में से किस स्थान के लिए क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाई। तो उन्होंने हरी झंडी दिखाई है हजीरा पोर्ट से दीव तक जाने वाले क्रूज़ को। तो ये जो क्रूज़ दिखाई दे रहा है आपको फ्रेंड्स, ये जो है हजीरा पोर्ट से दीव तक जाएगा, और इसको किसने हरी झंडी दिखाई फ्रेंड्स, केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया ने। इसके अलावा जो है हजीरा से गोगा के बीच में भी रोपेक्स सर्विस भी शुरू की गई थी 8 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो इसको भी याद रखें, ये दोनों एक ही जगह पर हैं, हजीरा पोर्ट से, और ये हजीरा टू गोगा है। हजीरा पोर्ट से लेकर दीव तक ये क्रूज सर्विस शुरू हुई है, और इसके अलावा हजीरा से गोगा के बीच में, हजारी लिखा गया है यहाँ पर, हजीरा रहेगा, हजीरा से गोगा के बीच में रोपेक्स सर्विस शुरू किया गया 8 नवंबर 2020 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी जो है कितने % वृद्धि दर करेगी। तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स, वाशिंगटन डीसी में है, और इसकी CEO वो हैं क्रिस्टलिना जियोर्जीवा। इनके जो CEO हैं वो है क्रिस्टलिना जियोर्जीवा।
देखिए विश्व बैंक जो है इसने पहले इंडिया के जीडीपी को जनवरी में बोला था कि ये ग्रो करेगा 5.4%। कितना फ्रेंड्स? 5.4% ग्रो करेगा, ये बोला था किसने? ये बोला था वर्ल्ड बैंक ने। लेकिन अप्रैल में इसने अपना जो है प्रतिशत दर बदल दिया और बोल दिया कि 10.1% जो है ये ग्रो करेगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बतलाया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस महीने तक के लिए नए ऑटो डेबिट नियम के कार्यान्वयन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। देखिए दोस्तों, ऑटो डेबिट नियम है क्या? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने क्या किया था? आरबीआई ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें बोला था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन कार्डों से या फिर वैलेट कौन से, जैसे कि अमेज़ॉन पे हो गए, गूगल पे हो गए, इस तरह के जितने भी वैलेट बैंक हैं, ऑनलाइन वैलेट बैंक, उन सबको क्या कहा गया था? इससे ही आप पैसे ट्रांसफ़र करिए। इन्होंने एक फ्रेमवर्क बना के रखा था। लेकिन जनवरी 2020 में फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया? जो ऑनलाइन कार्ड और इसके अलावा वैलेट बैंक ये जो थे, इसके अलावा इसमें एक और भी चीज़ को शामिल किया, वो था यूपीआई को शामिल करके इन्होंने बोल दिया कि आप जितने भी बैंक हैं, आरबीआई ने बोल दिया कि जितने भी बैंक है भारत में उन सबको बोल दिया कि आप कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें तो इन तीनों से ही करें, ऑनलाइन कार्ड से, वैलेट से और यूपीआई से, इन तीनों से ही करने का एक फ्रेमवर्क बनाया और एक डेडलाइन दे दिया। और डेडलाइन दिया था कब तक फ्रेंड्स? वो फ्रेंड्स उन्होंने डेडलाइन दिया था 31 मार्च 2020 तक। लेकिन जो है सारे बैंक जो है इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाए। इसके नाते भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया? 6 महीना और डेडलाइन को बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया गया है और वो कर दिया गया है 30 सितंबर 2021 तक। तो ये जो 30 सितंबर 2021 है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है पहला ही। तो इसका जो है नए ऑटो डेबिट के नियम के कार्यान्वयन को या फिर इसके डेडलाइन को कब तक बढ़ा दिया है 30 सितंबर 2021 तक। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाले नई यात्री ट्रेन का नाम क्या है? तो ढाका और पश्चिम बंगाल, ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है और बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो है टका। तो ढाका से लेकर पश्चिम बंगाल के बीच में ढाका से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में जो चलने वाली नई यात्री ट्रेन है उसका नाम है मैताली एक्सप्रेस। और इसके अलावा जो है बांग्लादेश और कोलकाता के बीच में और भी बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं जिनका नाम है मैत्री एक्सप्रेस जो ढाका से कोलकाता चलती है, और बंधन एक्सप्रेस जो है वह बांग्लादेश से खुलना से लेकर कोलकाता तक जाती है। और इसके अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वह बांग्लादेश की यात्रा पर थे और वहाँ पर उन्होंने क्या किया? शेख मुजीब उर रहमान का जो ढाका में मकबरा था वहाँ पर जाके उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और उसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार 2020 के पुरस्कार से नवाजा। शेख मुजीबुर रहमान जो है वह बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। और शेख मुजीब उर रहमान को बंग बंधु भी कहा जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। और इसके अलावा देखिए बांग्लादेश जो है 1971 से पहले बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश नहीं था, उसे कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन 1971 में क्या होता है, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो आज के समय में पाकिस्तान है, इसने क्या किया? इसने अटैक कर दिया पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर और वहाँ के लोग को, जितने लोग भी थे उन लोग को वहाँ से भगाना या फिर मारना शुरू कर दिया। बड़ी मात्रा में मास किल होने लगा, जिसके कारण इसके बीच में आया इंडिया। और 1971 का युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में होता है। भारत बांग्लादेश को बचाने के लिए लड़ता है और पाकिस्तान को हरा देता है। और उसके बाद जो है पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश कर दिया जाता है। तो उसी 6 दिसंबर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का इच्छा प्रकट किया और ये बताया कि 6 दिसंबर को हर साल मैत्री दिवस मनाया जाएगा, इसी की याद में कि पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश किया गया था और भारत ने इसके लिए बांग्लादेश को सहयोग किया था। ये आपसी मित्रता को बढ़ाने के लिए ये दिन याद किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो यहाँ पे शेयर होगी। और उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या लिखा है फ्रेंड्स? अमेरिका स्थित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने किस भारतीय शहर में अपना व्यापार स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, उसके बारे में एक सिंक्रोनाइज चीज़ बता दूं। देखिए फ्रेंड्स जैसे अब दुनिया में क्या है, बहुत सारे देश हैं। अब उस देशों की क्या होती है, अपनी करेंसी होती है। जैसे चीन की करेंसी क्या है, युआन है, जापान की करेंसी येन है। उसी तरह से
उसी तरह से भारत की करेंसी भी क्या है, रुपया है। और हम जानते हैं दुनिया में पूरे हर जगहों पर एक इंटरनेट छा गया है। इंटरनेट क्या हो गया है, पूरी तरह से छा गया है। अगर हम बात करें इंटरनेट का तो ये तो कोई देश है नहीं, लेकिन इसकी भी एक करेंसी है और उस करेंसी का नाम क्या है, क्रिप्टो करेंसी फ्रेंड्स। जैसे देश का करेंसी होता है वैसे इंटरनेट का भी एक करेंसी होता है और उस करेंसी को कहते हैं फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में आता है बिटकॉइन। तो यहाँ पर जो है इसी क्रिप्टो करेंसी का क्या कहते हैं, एक्सचेंज कॉइन बेस जो है भारतीय शहर में स्थापित करने का निर्णय किसने लिया है, किस राज्य ने लिया है भारत के, और वो लिया है भारत के हैदराबाद राज्य ने। किसने लिया है फ्रेंड्स, भारत के हैदराबाद राज्य ने फैसला लिया है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन बेस को स्थापित करने का। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 पे। अमेरिका ने अनिवासी ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर भारत द्वारा लगाए गए डिजिटल सेवा कर के जवाब में भारत उत्पादी कर पर कितने % तक का प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए क्या हुआ है फ्रेंड्स, ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं इंडिया में आके सेटअप हो रही हैं, उस पर इंडिया ने क्या किया है, उस पर लगाया है डिजिटल सर्विस टैक्स। कौन सा टैक्स फ्रेंड्स, डिजिटल सर्विस टैक्स या फिर इक्विटाइजेशन टैक्स, ये लगाया है भारत ने। तो इसी के विपक्ष में, इसी के विरुद्ध में भारत ने क्या कर दिया है, इसी के विरोध में जो भारत ने ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं उसके ऊपर जो डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया है अमेरिका के, उसके जवाबदेही में, उसके विरुद्ध में अमेरिका ने क्या कर दिया है, भारत के जितने भी सामान निर्यात होते हैं अमेरिका में जाते हैं बिकने के लिए, उन सब पर भी उसने क्या कर दिया है, 25% टैक्स लगाना शुरू कर दिया है अमेरिका में। 25% टैक्स कैसा फ्रेंड्स, देखिए अगर कोई सामान जो है वो है $10,000 का, फ्रेंड्स एक बात बताने के लिए $10,000 का है, ठीक है। अब ये तो उस वक्त 10,000 का है, इस पर क्या करेगा, अगर 25% अमेरिका लगा देगा टैक्स, तो उससे क्या हो जाएगा, इस पे $2,500 रुपये और बढ़ जाएंगे, $2,500 और बढ़ जाएंगे, और ये दोनों मिलाकर हो जाएगा कितने फ्रेंड्स, $12,500। तो $12,500 का सामान जब हो जाएगा तो ये ज़्यादा महंगा हो जाएगा, और ज़्यादा महंगा होने के कारण कोई खरीदेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, भारत जिस तरह से ई कॉमर्स कंपनियों पर टैक्स लगा रहा है, वैसे अमेरिका भी क्या कर रहा है, टैक्स लगाने की सोच रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 25%। मतलब भारत के जितने भी सामान अमेरिका में जाएंगे उस पर कितना वो टैक्स लगाने का प्रस्ताव सोच रहा है 25%। आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, केंद्र सरकार ने कितने बैंकों में बिना ब्याज वाले बॉन्ड या फिर जीरो कूपन बॉन्ड जारी करके 14,500 करोड़ रुपए का पूंजी उपलब्ध कराएगी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो केंद्र सरकार है वह जीरो कूपन बॉन्ड जारी कर रही है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जिसमें ब्याज दर क्या होता है, बिल्कुल शून्य होता है। और ऐसा करके वो क्या करने वाली है, 14,500 करोड़ को 4 बैंकों में डालने वाली है। और वो 4 बैंक कौन से हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। तो यहाँ पर 4 बैंक है जिनमें 14,500 करोड़ रुपए की 14,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार डालने वाली है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, C4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है नेम्स ऑफ द वोमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो नेम्स ऑफ द वोमेन पुस्तक लिखने वाले जो ह्यूमन बींग हैं या फिर जो पुरुष हैं वो हैं जीत थाइल। याद रखिएगा जीत थाइल जो है स्त्री नहीं है, एक पुरुष है। और जीत थाइल जो है यह जो है केरल से बिलोंग करते हैं। और जीत थाइल जो है अंग्रेजी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। इन्होंने इससे पहले भी 2 बुकें लिखी हैं जिसका नाम है द एरर्स आर करेक्ट, जिसने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है इंग्लिश में। और उसके अलावा नेक्रोपोलिस जिसने मैन बुकर प्राइज़ 2012 और हिंदू लिटरेरी प्राइज़ 2013 को जीता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो जीत थाइल हैं वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑथर भी हैं। तो इनका नया बुक आ रहा है नेम्स ऑफ द वुमेन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। किस बैंक ने जापानी ऑटो विनिर्माताओं की मदद के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से $1 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण जुटाया है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा भारतीय स्टेट बैंक है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वह क्या कर रहा है, वह जो जापान के जो ऑटो सर्विस कंपनियाँ हैं, जो जापान के ऑटो सर्विस कंपनियां हैं उनके विनिर्माताओं की मदद करने के लिए उसने क्या किया है, JBIC से लोन लिया है। JBIC या फिर जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से लोन लिया है। और वो लोन लिया है $1 अरब का। और ये $1 अरब क्या करेगी, वो निवेश करेगी किसमें, जापान के ऑटो कंपनीज़ में। और वो कंपनीज़ कौन कौन सी है, मारुति सुजुकी, टाटा किर्लोस्कर, होंडा। तो जितने भी जापान की ऑटो कंपनीज़ हैं उसमें ये निवेश करने वाली है इसका। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या लिखा है, किस बैंक ने NPCI के रुपए प्लेटफॉर्म पर
HPCL के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड UNI कार्बन कार्ड की शुरुआत की है। देखिए फ्रेंड्स, UNI कार्बन कार्ड जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये है UNI कार्बन कार्ड। इसको 3 कंपनियों ने मिलकर बनाया है। पहला तो है HPCL, दूसरा है कौन सा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने भी इसको मिलाया, और इसके साथ रुपे। इन तीनों ने मिलकर इस कार्ड को बनाया है। और इस कार्ड का उद्देश्य क्या रहेगा? इस कार्ड का उद्देश्य जो है, अगर आप इस कार्ड को लेते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आप तेल भरवाने अगर HPCL पेट्रोल पंप पे किसी पे भी जाते हैं तो आपको 4% कैशबैक मिलेगा। और इसके ज़रिए अगर आप इस वैलेट के जरिए अगर आप पैसे खर्च करते हैं तो उस पे से आपको 1.5% कैशबैक मिलेगा। इसी तरह से अन्य सुविधाएं भी इस यूनी कार्बन ऑटो कार्ड पे, यूनी कार्बन क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। तो यहाँ पर जो है सही आंसर जो है इन चारों विकल्प में से वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कहने का मतलब क्या है, 3 कंपनियां मिलकर इस क्रेडिट कार्ड को बनाई हैं जिसका नाम है यूनी कार्बन क्रेडिट कार्ड। और वो 3 कंपनियां कौन सी हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HPCL और रुपे। तो ये रुपे जो है ये तीनों ने मिलकर इसको बनाया है और इसका नाम रखा है यूनी कार्बन क्रेडिट कार्ड। और इसके अलावा इस पे जो है आपको बहुत सारी छूट भी देखने को मिल रही है। यही इसका लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अग्रसर करने का मौका मिले, आगे बढ़ाने का मौका मिले। यूनियन बैंक का जो मुख्यालय मुंबई में है और यूनियन बैंक के जो CEO हैं वो राजकिरण राय हैं। यूनियन बैंक का टैगलाइन है बैंक के साथ अच्छे लोग। तो आशा करता हूँ ये जो करंट अफेयर्स 2 अप्रैल का है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आगे भी नए करंट अफेयर्स के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें।